नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम पूजा है। आज मैं आपको एक नई और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखा है शारदेंदु बंदोपाध्याय जी ने। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने कई बेहतरीन कहानियाँ लिखी हैं। तो हमारी आज की कहानी का नाम है प्रेतपुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के पश्चात सावन की वर्षा फिर से जोरों से शुरू हो गई थी। हमारे ग्रुप के लोग क्लब में इकट्ठे होकर बैठे थे। टेबल के ऊपर मंद रोशनी जल रही थी। ठीक इसी समय सर पर छाता ताने हुए, लगभग भीगते भीगते हुए बड़े भैया आ पहुँचे। हम में से एक ने उन्हें संबोधित करके कहा, आइए बड़े भैया, आप ही की कमी थी। बड़े भैया ने छाते का पानी झाड़कर उसे एक ओर रख दिया। फिर अपनी धोती के एक छोर से अपना मुंह पोंछते पोंछते एक चेयर पर अधिकार करते हुए बैठ गए। एक दीर्घ निश्वास मोचन करके बोले, श्रीमती जी को भी आज का ही दिन मिला था अपने पीहर जाने के लिए। हाय रे मेरा भाग्य। अमूल्य, जो अभी तक एक कोने में सिमट कर बैठा था, वह बोला, इसीलिए हमें जलाने आ गए। बड़े भैया उस ओर कर्णपात ना करते हुए बोले, घर बहुत सूना सूना लग रहा था, इसीलिए। 2 मिनट एक तक मौन रहने के बाद अपनी छाती की पॉकेट से उन्होंने सिगरेट की डिब्बी बाहर निकाली। उसमें से एक सिगरेट ली, उसे जलाकर बोले, आज की वर्षा देखकर एक पुरानी कहानी याद आ गई। लो, शुरू हो गए। अमूल्य बोला और उठकर खड़ा हो गया। शांति से कुछ देर क्लब में बैठा जाए, इसका भी उपाय नहीं। मैं घर जा रहा हूँ। ऋषि, तुम अपना छाता अगर दो। ऋषि ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, तुम्हें छाता दे दिया तो मैं कैसे घर जाऊँगा? यह वर्षा आज रात नहीं रुकने वाली, समझे? अमूल्य ने व्याकुल भाव से कमरे में बैठे हुए सभी लोगों के चेहरे की ओर देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर भी दया का लेश मात्र चिन्ह भी नहीं था। इसीलिए विवश होकर वह कुर्सी पर बैठ गया। पृथ्वी जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, विधि का लेखा तो कोई टाल नहीं सकता। अब बैठकर बड़े भैया की कहानी ही सुन लो। अमूल्य ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े भैया ने कहानी कहना आरंभ किया। आज से कुछ सालों पहले की बात है। तब भी इसी तरह निदारुण वर्षा हुई थी। खेत और मैदान भी तालाब जैसे हो गए थे। उस समय मैं अपने मौसेरे भाई के विवाह में बाराती बनकर गया था। भाई साहब ने विवाह किया था बांग्लादेश के एक बहुत प्राचीन सड़े हुए गांव में। हम लोगों ने बहुत मना किया था, लेकिन शायद प्रजापति ब्रह्मा जी की यही मर्जी थी, इसीलिए भाई साहब ने भी नहीं सुना। अतः विवश होकर वहाँ जाना ही पड़ा। एक तो गांव और ऊपर से बरसात का महीना। उस दृश्य का वर्णन करना मेरे सामर्थ्य से बाहर था। जितने कोस की दूरी रेल द्वारा तय की जा सकती थी, बस उतनी ही सुविधा में प्राप्त हुई। स्टेशन पर उतरकर हम सभी लोगों ने पैदल ही कन्या के घर की ओर यात्रा की। पता चला था कि रास्ते में एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते वह रास्ता बैलगाड़ी के जाने के लिए दुर्गम हो गया है। हमारे साथ चल रहे पुरोहित न्याय रत्न महाशय की एक खड़ा कीचड़ में अंतर्निहित होते देखकर हमने भी सावधानी का अवलंब करते हुए अपने जूते बगल में दबा लिए। इसके बाद सैकड़ों तरह की विघ्न बाधाओं को अतिक्रम करते हुए जब हम लोग कन्या के घर पर उपस्थित हुए, तब तक हम लोगों की ऐसी दशा हो गई थी कि वर से लेकर नाई तक किसी को भी पहचाना नहीं जा सकता था। केवल मौसा जी जब अपनी मूंछों से कीचड़ निचोड़ते किसी को फटकार रहे थे, उस समय उनकी आवाज़ से उन्हें पहचाना गया। गाढ़ी खीर जैसी कीचड़ में एक कोस का रास्ता चलने में इतना शारीरिक परिश्रम हो गया कि जब कन्या पक्ष वालों ने हमारे स्वागत में मूंग की दाल की खिचड़ी और तले हुए बतख के अंडे परोसे,
तब हमने कुछ अतिरिक्त मात्रा में ही खा लिया। खाने के बाद बहुत कष्ट भोगना पड़ा। हम बारातियों की संख्या लगभग 20 के करीब थी। जिस कोठरी में हमें ठहराया गया था उसमें लेटना तो दूर, हम सभी लोग किसी तरह ठूस ठूस के बैठे हुए थे। भोजन करने के पश्चात हम लोगों की इच्छा थी कि कुछ देर लेटकर आराम कर लिया जाए, किंतु जगह की कमी के कारण यह संभव नहीं था। केवल पतले दुबले न्यायरत्न महाशय किसी तरह कोने में कुंडली बनाकर पड़े रहे। बाकी के सभी लोग पान, तंबाकू इत्यादि खाकर किस्से कहानी में समय व्यतीत करने लगे। एक तरफ कुछ छोकरे ताश लेकर बैठ गए। मुझे बहुत विरक्ति बोध हो रही थी। खिड़की पर खड़े हुए बाहर की ओर ताकते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था कि दिन तो जैसा तैसे कट गया, लेकिन रात को भी क्या यही व्यवस्था होगी। गोधूली लग्न में विवाह था, इसलिए रात्रि में सोने में कोई परेशानी नहीं है। भाई साहब तो जनवासे में अपनी साली, सास, दादी सास, मौसेरी सास इत्यादि के साथ बातचीत, हंसी ठट्ठा करते हुए रात बिता देंगे, किंतु उसके लिए मुझे तो सारा रात जागकर पहरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कन्या पक्ष के एक व्यक्ति को बुलाकर मैंने प्रश्न किया, रात को सोने की क्या व्यवस्था है? वह व्यक्ति बोला, यह तो गांव है, यहाँ तो घर या कमरे किराए पर नहीं मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से यह एक घर मिला है। इसके दूसरे कमरे में कुछ सामान रखा है। रात के समय उसे खाली कर दिया जाएगा। उसकी बात पर बहुत भरोसा नहीं हुआ। 20 लोगों के लिए 2 छोटे से कमरे में सोने का प्रबंध कैसे हो पाएगा? मैं बाहर की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक पुराना सा पक्का मकान पर पड़ा। उसे देखने से लग तो नहीं रहा था जैसे उसमें कोई रहता हो। घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। उस घर को देखकर लगता था जैसे एक समय में उसका रंग पीला था, लेकिन अब काई लगने के कारण हरा हो गया था। दीवारों पर से चूना सुर्खी का प्लास्टर झड़ने के कारण जगह जगह घाव जैसा लग रहा था। मैंने उस सज्जन व्यक्ति से प्रश्न किया, वह घर किसका है? उसने उत्तर में हंसते हुए कहा, अभी तो यह भूतों का बसेरा है। थोड़ा विस्मित होकर मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका मर्म यह है कि कुछ समय पहले यह मकान एक सज्जन व्यक्ति का था। मकान उन्होंने नहीं बनवाया था, उनका ये पैतृक निवास था। यहाँ से 2 कोस दूर जमींदारी महाशय की कचहरी में गुमास्ता की नौकरी करते थे और 15 रुपये मासिक वेतन पाते थे। उनके घर में केवल उनकी स्त्री और एक पुत्री थी। उन बाबू को शराब की बहुत बुरी लत थी। शराब के नशे में कई बार वह अपनी स्त्री के साथ मारपीट भी करते थे, किंतु उनकी लड़की उनकी आंखों का तारा थी। एक बार के अतिरिक्त उन्होंने कभी अपनी लड़की पर हाथ नहीं उठाया। उनकी पत्नी भी सती साध्वी थी, इसीलिए 3 वर्ष पहले वह स्वर्ग को चल बसी। उनकी मृत्यु से उनके स्वामी के मन को बहुत गहरा आघात लगा। यह मानसिक आघात सच था या उनका रचा हुआ पाखंड था, यह कोई नहीं जानता, किंतु इस घटना के बाद दिन दिन उसकी शराब पीने की आदत बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने शराब के नशे में ज़मींदार के नायब के गाल पर एक थप्पड़ लगाया और बहुत झगड़ा करने के बाद घर वापस आए। इसके बाद मैंने खोज हो गए। उनके बदले उनकी 6 साल की लड़की की मृतदेह मिली। पुलिस ने हत्या का संदेह उन पर किया, किंतु आज तक उनकी खोज नहीं मिली। बीच बीच में कानाफूसी होती रही कि वह यहीं आसपास में कहीं छिपे हुए हैं। गांव के कई लोगों ने रात के अंधकार में उन्हें खेतों में घूमते हुए भी देखा है, किंतु यह सब बेकार की अफवाहें हैं। यह मकान तब से ही खाली पड़ा है, कोई भी इसका व्यवहार नहीं करता है। गांव में एकाध साहसी व्यक्तियों ने यहाँ रात बिताने का प्रयास किया,
किंतु रात्रि के अंतिम प्रहर में ही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। उन लोगों ने ही कहा है कि इस घर में भूत है। कहानी का अंतिम भाग सुनकर मैंने उन सज्जन व्यक्ति से प्रश्न किया, यदि हम में से कुछ लोग इस घर में रात्रि व्यतीत करना चाहें तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? सज्जन व्यक्ति बोले, नहीं महाशय, हमारा तो साहस ही नहीं होता। मैंने सज्जन व्यक्ति को कहा, यदि हम साहस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? फिर मैं अपने साथियों की ओर घूमा और उनसे कहा, अरे तुम में से कौन कौन भूतिया घर में सोने के लिए राज़ी हो? सभी लोगों ने पूरा मामला जानना चाहा, लेकिन सारी कहानी सुनने के बाद मेरी तरह 2-3 लोगों के अतिरिक्त कोई भी वहाँ पर सोने के लिए राज़ी नहीं हुआ। जो भी हो, संध्या होने से थोड़ा पहले वर्षा थम गई। हम लोग मिलकर वह घर देखने के लिए गए। घर में ताला लगा हुआ था। वह सज्जन व्यक्ति किसी तरह चाबी का जुगाड़ करके ले आए। दरवाज़ा खुलते ही जैसे भीतर का बद्ध अंधकार जंगली पशु की भांति हम पर टूट पड़ा। भीगी भीगी सी सीलन की एक गंध नथुनों में घुसने लगी। झट से वहाँ की एक खिड़की खोलने पर बाहर का धुंधला प्रकाश घर में आने लगा। मैंने देखा कि उस घर के फर्श पर लगभग 1 इंच तक धूल जमी हुई थी। घर के कोने कोने मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। यह घर गंदगी के ढेर में बदल चुका था। इस घर में 2 ही कमरे थे, जिसमें से एक शयन कक्ष था। माल असबाब कहने को घर में एक दीमक लगी हुई खाट थी। उस खाट के पास में ही एक कपाट युक्त अलमारी, दीवार अलमारी थी। कमरा नितांत छोटा तो नहीं था। कमरे में एक और बड़ी सी खिड़की और रोशनदान भी था। यह सब देखकर मेरा एक साथी हंसने की व्यर्थ चेष्टा करते हुए बोला, नहीं भाई, सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज रात जैसे तैसे ताश पाशा खेल कर काट देंगे, और काम ही क्या है। सज्जन व्यक्ति साथ में ही थे। वह अपना मुंह दूसरी ओर घुमाकर हंसने लगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग ताश पाशा ही खेलो, मेरा तो सोए बिना काम नहीं चलेगा। मैंने उन सज्जन व्यक्ति से कहा, आप किसी नौकर को भेज देना, वह कम से कम कमरे में झाड़ू लगाकर बिछौना लगा देगा। सज्जन व्यक्ति और मेरे साथियों ने 1-2 बार मुझे समझाने की व्यर्थ चेष्टा की, किंतु मेरी जिद देखकर वह लोग भी चुपचाप हो गए। रात को शुभ कार्य यथासंभव समाप्त हो गए। 10:30 बजे करीब भोजन इत्यादि करके लालटेन हाथ में लेकर मैं अकेले सोने के लिए चला गया। संध्या के बाद वर्षा होने आरंभ हो गई थी और अभी तक समान रूप से चल रही थी। घर के भीतर प्रवेश करके मैंने दरवाजे की सांकल लगा दी थी। इसके बाद लालटेन हाथ में लेकर सोने के कमरे की तरफ चला गया। एक नौकर बिछौना बिछाकर ऊपर मच्छरदानी लगाकर चला गया था। खिड़की का दरवाज़ा पहले ही बंद था। रोशनी में कमरे के अच्छे से दिखने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद पूरा घर एकदम निस्तब्ध लगने लगा। हवा के अभाव में गर्मी लगने लगी। बहुत समय से बंद उस खिड़की के दरवाजे के साथ मैंने जब बहुत देर तक खींचातानी की तो वह खुल गया। तब मुझे मेंढकों और झिंगुरों के कॉन्सर्ट सुनने को मिले। खिड़की का दरवाज़ा खुलकर आते हुए रास्ते में वही दीवार की अलमारी पड़ती है। उस अलमारी को देखकर मुझे कौतूहल हुआ। मैंने उसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत समय से बंद रहने की वजह से और सीलन लगने की वजह से वह जाम हो गई थी। मैंने जब बहुत ज़ोर से उसका पल्ला खींचा तो वह झनझन शब्द करते हुए खुल गई। अलमारी में ज़रूरी सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस शराब की 5 खाली बोतलें ही थी।
गृह स्वामी की सुराशक्ति के प्रमाण के रूप में ऐतिहासिक स्तंभ की तरह खड़ी थी शराब की ये बोतलें। शरीर में थकान काफ़ी थी, इसीलिए मैंने लालटेन की रोशनी को कुछ कम करके उसे खाट के पाई के पास रख कर मैं बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे हुए मुझे रवि बाबू की एक कहानी याद आ रही थी। लेटे लेटे हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, किंतु बहुत अधिक थके होने के कारण से ही हो या मेरे भीतर भय नाम की वस्तु बहुत कम होने के कारण कुछ क्षणों के मध्य ही इस भूतिया घर में भी मुझे नींद आ गई। रात के लगभग 2 या 2:30 बजे का समय था। मेरे बिस्तर के आसपास अचानक से झनझन की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर बिस्तर के ऊपर उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि दीवार अलमारी के पास से यह आवाज़ आ रही थी। एक निमेष ही दारुण भय से मेरी समस्त युक्ति, तर्क, बुद्धि, विवेचना बिल्कुल लुप्त हो गई। इस आवाज़ का कोई स्वाभाविक कारण भी हो सकता है, यह मेरे मन में आई ही नहीं। समस्त चेतना से मैंने यह अनुभव किया कि अलमारी के भीतर रखी हुई शराब की खाली बोतलें सजीव होकर उछल कर दरवाजे पर आघात कर रही है। वह आवाज़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। निशाचर प्रेत योनि का यह निश्चित उल्लास झनझन के शब्द के माध्यम से संभाव से निरंतर चलता रहा। मैं मच्छरदानी के भीतर बैठे बैठे एक तकिए को दृढ़ता से पकड़कर पत्थर सा जड़वत रहा। मेरी अवस्था एक बार सोचकर देखो। बाहर घनघोर वर्षा और भीतर अशरीरी शरीर का शक्ति का नृत्य। मैं और बिस्तर पर बैठा ना रह सका। मच्छरदानी को हटाकर मैं बाहर निकल आया। रोशनी बढ़ते ही घर की निरावरण शून्यता जैसे दांत बाहर निकालकर मुझ पर हंस रही हो, ऐसा लगने लगा। अंधकार ही रोशनी से अच्छा था। बार बार मेरे मन को यह लगता कि बस अब बोतलें नाचते नाचते अलमारी से बाहर आ जाएंगी एवं इसके बाद क्या कांड घटित होगा। मेरा विध्वस्त मस्तिष्क इसकी कल्पना करने में भी अक्षम था। मैंने खिड़की के दरवाजे को जोर से पकड़ा, तभी आकाश में जोर से विद्युत चमका। बाहर का दृश्य एक क्षण में मेरी दृष्टि के सामने मुद्रित हो गया। खिड़की से लगभग 5 हाथ की दूरी पर एक विशालकाय पेड़ था। नीम या फिर इमली का पेड़ था, ठीक से पता नहीं चल पाया। इस पेड़ की जड़ में एक भीषण आकृति वाला व्यक्ति पूरे प्राण लगाकर कुदाल से प्रहार कर रहा था। उसके सभी अंगों से पानी टपक रहा था। उसके शरीर के उसने ऊपरी शरीर में कुछ पहना था। ठीक से समझ नहीं आया। पहले का भय इस नए जन्मे कुतूहल के नीचे दब सा गया। मैंने एक बार फिर से विद्युत चमकने की आशा में बाहर के अंधकार की ओर देखने लगा। फिर से विद्युत चमकी। मैंने देखा, क्लांति नहीं, विश्राम नहीं, घनघोर वर्षा की ओर नज़र नहीं। वह व्यक्ति समान रूप से उस पेड़ की जड़ में बस कुदाल चलाए जा रहा है और कुदाल चलाने के ताल पर अलमारी के भीतर शराब की खाली बोतलों की झनझन की आवाज़ आ रही थी। मेरा डर दूर हो चुका था। एक बार मैंने सोचा कि उसे आवाज़ लगाऊं। फिर मैंने सोचा कि यदि वह चोर हुआ या पागल हुआ तो कुछ भी स्थिर करने के पूर्व ही मैंने बिना सोचे समझे लालटेन को खिड़की के दरवाजे के पास लाया, लेकिन लालटेन की रोशनी में उस व्यक्ति को मैं ना देख सका। किंतु अचानक से अलमारी के भीतर से आने वाला झनझनाहट का शब्द बंद हो गया। इतनी देर में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई थी। अब अचानक बंद होते ही मेरा कलेजा कांप उठा। अचानक से यह आवाज़ कैसे बंद हो गई? वह आवाज़ बंद होते ही मैं दीवार की अलमारी की ओर देख रहा था। वहाँ से दृष्टि हटाकर खिड़की की ओर देखते ही मेरे शरीर की शिराओं में बहने वाला रक्त
जैसे जमकर हिम हो गया। लालटेन के धीमे प्रकाश में मैंने देखा कि खिड़की के बाहर घने अंधकार में घुंघराले बालों वाला एक मुख है, जिसकी 2 लाल आंखें हैं जो मेरी ही ओर देख रही है। यह दृश्य देखकर मेरे दोनों घुटनों व मेरे गले पर से मेरा नियंत्रण चला गया। ऐसी अवस्था में चिल्लाना या फिर भागना दोनों ही मेरे लिए असंभव हो गया था। इसीलिए मैं पत्थर की मूर्ति की तरह वहाँ खड़ा बस थर-थर कर काँप रहा था। अचानक बाघ के पंजे जैसे 2 हाथों ने खिड़की में लगे सरिये को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। पुरानी गल चुकी लकड़ी में से सरियों को खींचकर उखाड़ फेंकने में अधिक समय नहीं लगा। कुछ सरियों को निकालकर जगह बनाने के बाद वह व्यक्ति सांप की तरह भीतर घुस गया। मेरी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से घूरते हुए वह बोला, तुम कौन हो? घबराहट के चलते मैं अपना नाम तक भी भूल गया था, इसीलिए कोई उत्तर देते नहीं बना। वह व्यक्ति निष्पलक दृष्टि से मेरी ओर ताक रहा था। क्षण भर में उस व्यक्ति के बाल सेई के कांटों की तरह खड़े हो गए। वह व्यक्ति विकृत स्वर में चित्कार कर उठा, तुम पुलिस हो? मैंने प्रबल वेग से गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया कि मैं पुलिस नहीं हूँ। आश्चर्य की बात है, वह व्यक्ति इतना भोला था कि उसने झट से मेरी बात पर विश्वास करके वह भूमि पर बैठ गया। कमरे में जगह जगह से फटा हुआ एक चीथड़ मात्र पहना हुआ था। कमर में जगह जगह से फटा हुआ एक चीथड़ मात्र पहना हुआ था। एक बार कमरे में चारों ओर देखकर बोला, 3-4 महीने से शराब नहीं पी है, मेरी छाती फटी जा रही है, मुझे थोड़ा शराब पिला सकते हो क्या? ज़्यादा नहीं, बस 1 गिलास। मुझे नहीं लगता है कि मैं आज से पहले कभी ऐसी हृदय विदारक विनती किसी से सुनी हो। ऐसा लग रहा था जैसे शराब की गंदी लत ने उस व्यक्ति को बिल्कुल पागल कर दिया था। एक संदेह शुरुआत से ही मेरे मन में चक्कर काट रहा था। मैंने उससे कहा, शराब तो नहीं है, लेकिन तुम कौन हो? वह व्यक्ति अपने सिर को अपने दोनों घुटनों में छुपाए बहुत देर तक चुप रहा। काफ़ी देर बाद अपना सिर उठाकर वह बोला, मैं इस घर का मालिक हूँ। अपनी बेटी का खून करके मैं भाग गया। गुमास्तगिरी करता था जमींदार के यहाँ। एक दिन मैं झगड़ा करके चला आया। मेरी स्त्री तो जीवित नहीं थी, बस लड़की ही थी। मेरे घर आते ही मेरी लड़की मुझसे बोली, पिताजी, मैंने खेलते हुए अपनी पायल पेड़ के नीचे कहीं दबा दी थी। अब ढूंढने पर वह नहीं मिल रही है। उस समय मेरे सर पर गुस्सा सवार था। मैंने गुस्से में अपनी लड़की को जोर का थप्पड़ मारा। मेरी लड़की वहीं पड़ी मर गई। तब से मैं पुलिस के डर से भागता फिर रहा हूँ। मेरी लड़की मर गई है तो मरे, लेकिन उसकी पायल नहीं मिल रही है। यह कहकर वह व्यक्ति अलमारी की ओर लपका। अलमारी में से शराब की बोतलें बाहर निकालकर उन्हें फर्श पर पटक कर तोड़ने लगा। उसके बाद उन्मत्त की भांति चित्कार करते हुए जैसे आया था वैसे ही चला गया। लगभग 2 मिनट तक कमरा एकदम स्तब्ध। इसके बाद अलमारी के कांच के दरवाजे जोर से झन शब्द कर उठे। बड़े भैया मौन हो गए। अमूल्य व्यंग करते हुए बोला, बस यही कहानी थी? झन। बड़े भैया बोले, और थोड़ी बाकी है। रात के अंतिम पहर में थोड़ी तंद्रा आ गई थी। अचानक से टूटी तो मैंने देखा कमरे में पूरी तरह से अंधकार है। रोशनी पता नहीं कब बुझ गई थी। बहुत समय तक मैं कान खड़े करके लेटा रहा, किंतु झिंगुरों की आवाज़ के अतिरिक्त और कोई शब्द कानों में नहीं पड़ा। बची हुई रात में ठंडी हवा में मैं कुंडली बंद कर किसी तरह पड़ा सो गया। प्रातःकाल मैंने उठकर देखा तो मेरे तकिए के नीचे से मेरी